Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So today we are going to start our next chapter with the name of basic laws and regulation. अच्छा, इस चैप्टर में आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीड ऑफ लॉ। लॉ की ज़रूरत क्यों है, लॉ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लॉ दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। लॉ आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अवेयर रखने के लिए कि किस चीज़ से अवेयर रखने के लिए कि कस्टमर और सप्लायर के दरमियान क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। एक तो लॉ इसलिए ज़रूरी है। दूसरा लॉ इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पर्सनल डाटा कंपनी के पास है, जैसे लेट से आप जोंग की आप सिम यूज़ करते हो, तो आपके पास तो जोंग के पास आपका सारा का सारा डाटा मौजूद है। आपका CNIC, आपका घर का एड्रेस, आपका हर चीज़ जोंग के पास मौजूद है। अब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है, वो कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन, एक पर्सनल बंदे की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करेंगी, ठीक है। तो लॉ दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक, अवेयरनेस ऑफ लॉ हेल्प अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू सॉर्ट डिस्प्यूट विद कस्टमर्स। दूसरा, डाटा प्रोटेक्शन लॉ प्रिवेंट मेकिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन द डाटा यूज। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, एक कंपनी को गाइडलाइंस देता है कि वो किस तरह इस डाटा को यूज करेंगे और वो इस डाटा को कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो लॉ में सबसे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। आपके इस चैप्टर में सब एक ही है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट की किस चीज का एग्रीमेंट, वो किसी भी चीज का एग्रीमेंट हो सकता है। किसके दरमियान? बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो बंदों के दरमियान एक एग्रीमेंट जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल है। यानी कि अगर कल को वो कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं करता तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के? एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के डिसाइडिंग वेदर इट इज अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। क्या उन दोनों के दरमियान एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्जिस्ट करता था। कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन थी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, क्या दोनों पार्टीज को पता था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तीन एलिमेंट्स लॉ के हैं। पहला, लॉ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई हैं और वो दूसरों को पता है। और क्या उन लोगों को पता है, जिन दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या उनको पता है कि कल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, अगर वो ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ठीक है। ये जी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब फैक्टर्स ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फैक्टर्स ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग बनाते हैं, कि जरूरी, बाइंडिंग का मतलब होता है जरूरी, ठीक है। सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज की? टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज की इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। देन कैपेसिटी, ईच पार्टी मस्ट हैव लीगल पावर। हर पार्टी के पास एक लीगल पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरी पार्टी उसको ब्रीच करती है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकती है। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब कोई ना कोई चीज, कोई पैसा, कोई मॉनेटरी टर्म्स, कोई सर्विस इन्वॉल्व होनी चाहिए। ईच पार्टी गिव समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई भी एक दूसरी पार्टी, हर पार्टी क्या करेगी? कुछ ना कुछ देगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, कोई ना कोई अपना हिस्सा डालेगी। यानी एक पार्टी अगर पैसे दे रही है तो दूसरे उसको सर्विसेज देगी, ठीक है, उस काम की। देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों पार्टीज, एक जिसने ऑफर करवाई है और दूसरे ने एक्सेप्ट की है, दोनों होने चाहिए, ठीक है। जैसे एड्स एंड विंडो डिस्प्ले, इनविटेशन टू ट्रीट ऑनली। देखो, आप अगर कहो, एक दुकान के सामने से गुजरते हो और आप उस बंदे को जाके कहते हो कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए, और वो चीज़ आपको नहीं देता, तो आप उसके खिलाफ केस कर दोगे? नहीं सर, केस नहीं कर सकते। क्यों? ये आपके जो एड्स चल रहे होते हैं या विंडो डिस्प्ले या कोई दुकान में पड़ी हुई चीज़ आप डिस्प्ले की देखते हो, दिस इज इन्विटेशन टू ट्रीट, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इन्विटेशन टू ट्रीट है। वो अगला बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। अब आपके खिलाफ, आपके दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट द अदर पर्सन इज इन्वाइटिंग यू टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो, ये ना हो कि किसी को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो। एक कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन हो उस कॉन्ट्रैक्ट की, कोई और टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज को पता हो, और दोनों पार्टीज को ये बात पता हो कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। देन हमने देखा जी फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं कि बाइंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है।
किस चीज़ को देख के हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है? सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टी की, दोनों पार्टी के पास पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ लीगल केस करने की। देन कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा पैसा नहीं होता, ये हो सकता है एक बंदा पैसा दे रहा है, दूसरा बंदा उसको सर्विस दे रहा है, तो दोनों चीज़ें कंसिडरेशन में आ जाती हैं। ईच पार्टी, हर पार्टी ये कंसिडरेशन देगी। देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो भी चीज़, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने चाह रहे हो, एक बंदा ऑफर कराए, दूसरा उसको एक्सेप्ट भी करे, ठीक है? ये ना हो कि आप विंडो डिस्प्ले या कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनका आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और आप उसके खिलाफ केस कर दो जाके। तो दो जो उसकी नॉर्मल एग्जांपल उसने दी है कि आपके पास जो एड्स चल रहे होते हैं, अब ऐड में लिखा हुआ है कि हम ये आपको चीज़ देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल आप उनसे जाके डिमांड करो और वो आपको ना दे पाएँ। आप कहें जी इन्होंने तो जी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? देन वारंटीज एंड कंडीशंस। देखो कुछ एक वर्ड होता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसके बैक साइड पे कहीं ना कहीं पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। अब वारंटी और टर्म्स एंड कंडीशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? कंडीशन ना एक वाइटल टर्म होती है, एक वाइटल टर्म होती है कि ये चीज़ें पूरी करनी ही करनी है। कंडीशन क्या होती है? एक वाइटल टर्म है, उसमें 4-5 चीज़ें लिखी होंगी और वो कंपल्सरी हैं, वो आपको करनी ही करनी है। अगर आप वो नहीं करते तो क्या होता है? ब्रीच लीड टू रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। कंडीशन अगर पूरी नहीं ना होगी, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी कंडीशन अगर पूरी नहीं करती, जो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर सकते हो। बट वारंटी क्या आता है? वारंटी इज लेस इंपॉर्टेंट एंड अगर उसकी कोई ब्रीच हो जाए तो सिर्फ डैमेजेस दिए जाते हैं, कैन नॉट रेपुटेड। अगर वारंटी हो किसी चीज़ की तो उसका आपको डैमेजेस मिलते हैं, नॉट कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, ठीक है? कंडीशन क्या होता है? एक वाइटल ब्रीच टर्म है, ठीक है? अगर कंडीशंस ब्रीच कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। वारंटी क्या है? कि किसी चीज़ की आपको वारंटी मिली है, आप मोबाइल की वारंटी मिली है, आप उसको लेके जाओ, आपको वो रिपेयर करके देंगे, देने के जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते अपना मोबाइल वापस रख लो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो आपको सिर्फ उसके डैमेजेस मिलते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेपुटेटेड, ठीक है? अच्छा, फर्ज करो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अक्कर व्हेन वन पार्टी फेल टू कैरी आउट हिज साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन फुल। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक पार्टी अपना काम नहीं करती, अपनी साइड का काम, अपने हिस्से का काम नहीं करती। अब इसके क्या होता है सर? या तो डैमेजेस पे किए जाते हैं। इंजर्ड पार्टी अप्लाई टू कोर्ट। इंजर्ड पार्टी जाती है कोर्ट पे, जाती है और कोर्ट में जाके कोर्ट उस दूसरी पार्टी को, जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उसको कहती है इसको डैमेजेस पे करो। वो पैसा हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा फुलफिल करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक्शन फॉर प्राइस, कोर्ट ऑर्डर कस्टमर टू पे। अब वो एक्शन फॉर प्राइस होता है कि कोर्ट दो तरह के ऑर्डर दे सकती है कि या तो जो आपने एक हरकत की है, आपकी हरकत की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगले बंदे को जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसकी पैसे दो। दूसरा, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ऑर्डर पार्टी टू परफॉर्म। कोर्ट दूसरी पार्टी को ऑर्डर कर सकती है, भाई ये काम करो, ये आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। आपको दो तरह के डैमेजेस मिल सकते हैं। एक, जो इंजर्ड पार्टी है, जिस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, वो जाता है केस में, कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके केस कर देता है। अब कोर्ट दो काम कर सकती है, या तो सामने वाली पार्टी को कहे कि पैसे दो, इस बंदे को पैसे दो। नहीं तो कोर्ट उस पार्टी को कहे कि भाई इस बंदे को क्या करो सर, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ो, आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है? कोर्ट दो ऑर्डर दे सकती है, या तो पैसे दो या काम करके दो उसका पूरा, ठीक है? अच्छा, अब रेगुलेशंस फॉर गुड्स ऑफ सेल। जो आप सामान बेचते हो उसके लिए कुछ रेगुलेशन हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1979 है। अब ये आपको पेपर में कोई एक्ट पूछेगा नहीं, नाम या डेट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस आप इसको रीड कर लें थोड़ा सा। सेट्स राइट फॉर सेलर एंड बायर। आपके पास एक एक्ट है, गुड सेल ऑफ गुड एक्ट 1979। वो क्या करता है? कुछ राइट सेट करता है फॉर सेलर एंड बायर। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्बल, रिटर्न और बाय ई कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, आपने मेल के जरिए उसको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट आपका ये वर्बल हो, एक दो बंदों ने आपस में खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या रिटर्न हो या बाय कम्युनिकेशन हो। अब जो दो बंदों ने खड़ा कर लिया, कल को जाके एक कह दे भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं था दूसरी का, तो ऐसा नहीं होता। उस दो बंदों के दरमियान कोई तीसरा या चौथा बंदा इन्वॉल्व होता है जो सुन रहा होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? देन कैन फॉर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हो सकता है? या तो आप अभी उसको कोई सामान दे रहे हो, या आपने फ्यूचर में उसको कोई सामान दे रहे हैं। प्राइस मस्ट बी फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट और बाय अ मेथड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस आप या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दो, ठीक है, या आपने उस काम को जब हो जाएगा तब उसकी प्राइस लेनी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। दो चीज़ें, या प्राइस फिक्स कर दो, लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो लिख दो कि भाई जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब हम प्राइस सेट करेंगे। बायर कैन नॉट गेट बेटर राइट देन सेलर, ठीक है? बायर के पास सेलर से ज़्यादा राइट नहीं हो सकते, ठीक है? बायर के पास सेलर से ज़्यादा राइट नहीं हो सकते। क्यों? अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसकी नो ऑनरशिप, उसके पास कोई ऑनरशिप ही नहीं थी,
ठीक है, जो सेलर है उसके पास राइट कम होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं, सॉरी, सेलर के पास आपके पास राइट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बायर, क्योंकि बायर की अगर चीज़ कोई चोरी होगी तो उसकी ऑनरशिप नहीं है, जबकि सेलर की चीज़ अगर चोरी होती है तो उसकी ऑनरशिप है, बायर ने तो खरीद के लाई, उसकी चोरी हो गई, ठीक है। बायर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर एक्सेप्टेंस, हाँ, बायर के पास राइट है, अगर आप चीज़ ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हो तो आपके पास राइट है, जब बंदा आपके पास आता है आप उसको उसी टाइम खोल के देखो, फिर उसको पैसे पे करो, चीज़ लेने से पहले आप उसको पैसे पे नहीं करो, वो चीज़ खुद खोल के देख सकता है, ठीक है। कैन रिजेक्ट गुड्स नॉट मैचिंग सेल्स एग्रीमेंट इवन इफ डिलीवर्ड लॉन्ग अगो, अगर आपने कुछ चीज़ें डिलीवर की और उस बंदे के पास जो पहुंची वो चीज़ें नहीं थी जो आपने डिलीवर, जो उस बंदे ने मांगी थी, तो वो क्या कर सकता है सर, चाहे जितने मर्जी टाइम गुजर गया वो चीज़ें वापस कर सकता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड एक्ट 1979 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल या कम्युनिकेशन हो सकता, वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कम्युनिकेटेड हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए भी हो सकता है, बाद के लिए भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स भी हो सकती है, या आप क्या ये भी लिख सकते हो कि हम बाद में लिखेंगे। बायर्स के पास कम राइट होते हैं एज कम्पेयर टू सेलर, बायर के पास राइट है कि वो चीज़ों को देख ले, खोल के देख ले जब उसके पास आती हैं, बायर एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है। बायर रिजेक्ट भी कर सकता है उन चीज़ों को, अगर चाहे वो चीज़ें कब की बिक गई हैं, ठीक है। इसमें एक क्लॉज है, रोमाल्पा क्लॉज। रोमाल्पा क्लॉज क्या कहती है, सेलर रिटेन लीगल ओनरशिप अंटिल गुड्स आर फुली पेड फॉर, सेलर के पास पूरी लीगल ओनरशिप होती है उस चीज की जब तक कि अगला बंदा उसको पूरे पैसे नहीं दे देता। इफ बायर गोज बैंकरप्ट, सेलर कैन रिक्लेम गुड्स कैश फ्रॉम रीसेल। देखो, रोमाल्पा क्लॉज कहती है कि आपका जो सेलर है उसके पास लीगल ओनरशिप होती है तब तक जब तक कि अगला बंदा उसको पैसे नहीं दे देता, ठीक है। और अगला बंदा जब बैंक करप्ट हो जाए, फर्ज करो अभी पैसे नहीं पूरे दिए थे तो वो बैंक करप्ट हो गया, तो सेलर के पास राइट है कि वो उससे अपनी चीज भी वापस ले सकता है और पैसे भी वापस ले सकता है, ठीक है। अच्छा, देन आता है डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। इसी का ही अगर आपके पास सवाल आया तो इसी का ही सवाल आएगा आपके पास पेपर में, डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन मस्ट बी केप्ट इन अ फाइल, बाहर नहीं फेंके होने चाहिए, फाइल में रखे होने चाहिए। फाइल्ड सो दे कैन बी फाउंड इजिली इफ डिस्प्यूट राइजेज, फाइल में रखने चाहिए ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हमें फाइल नंबर पता हो, एक सीक्वेंस में पड़े हम फाइल नंबर निकालें और अपना वो क्या कहते हैं जो डिस्प्यूट हुआ है उसको देख सकें। गुड कमर्शियल रीजन एंड लीगल रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट। अच्छा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं अपने पास, आपके पास एक कमर्शियल रीजन होने चाहिए कि आपने क्या क्यों रखे हुए हैं, वो आपका कस्टमर है, वो मतलब लीगल रीजन कोई भी हो सकता है, या आपके पास कोई लीगल रिक्वायरमेंट होनी, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने वो अपने पास एग्रीमेंट रखने हैं, ठीक है। आपने पास वो डॉक्यूमेंट्स जो अगले बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने पास रखने हैं। टैक्स लॉ रिटेन द नंबर ऑफ ईयर्स इन केस ऑफ इंक्वायरी। देखो, टैक्स के मोस्टली नॉर्मली ये होता है कि टैक्स के लॉ थोड़े से सख्त होते हैं। टैक्स के लॉ कहते हैं कि आप कभी भी कस्टमर का डाटा ज़ाया नहीं करते कुछ सालों के लिए, मतलब 2 4 5 7 उनका एक टर्म होती है कि उन सालों के लिए आप डाटा अपना ज़ाया नहीं कर सकते, तो उस दौरान एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि कंपनी अपने कस्टमर का डाटा रख सकती है, ठीक है, बट उसको प्राइवेट रखना है। 5 ईयर ऑफ डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी, जो नॉर्मली होता है ना, जो नॉर्मली आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिटेंशन होती है, पॉलिसी होती है, वो कितने ईयर्स की होती है, 5 सालों की, ठीक है जी। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, प्रिवेंट बिजनेस होल्डिंग डाटा विदाउट लीगल लिटिमेट रीजन। के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आप किसी भी बंदे का डाटा विदाउट अ लीगल रीजन, विदाउट अ वैलिड रीजन आप नहीं रख सकते, ठीक है। रिक्वायर बिजनेस टू कीप डाटा एक्यूरेट, कंपनी के पास जो कस्टमर का डाटा हो वो एक्यूरेट हो। अलाउ इंडिविजुअल टू इंस्पेक्ट देयर पर्सनल डाटा हेल्ड बाय द अदर, आप अगले कस्टमर के पास राइट है कि वो आपसे पूछ सकता है सर आपके पास मेरा कौन कौन सा डाटा, क्या क्या डाटा मौजूद है, और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देन आपके पास आते हैं 9 प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। 9 प्रिंसिपल देखें जी। डाटा ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस्ड लॉफुली एंड फेयरफुली, जो आपके पास डाटा है उसको, जो आप डाटा लेते हो उसको अपने पास प्रोसेस करो अच्छे तरीके से और लीगली उसके पास अपने पास रखो, और वो फेयर होना चाहिए, जो डाटा आपके पास है वो सही होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ गलत चीज़ें ना हो। हेल्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड लॉ पर्पस, अगर आपके पास कोई लॉ में उसकी रीज़न मौजूद है रखने की तब आप रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। एडुकेट, रेलिवेंट एंड नॉट एक्सेसिव, बिला वजह का फजूल डाटा नहीं लेने की ज़रूरत, ठीक है। अब एक जैज़ की कंपनी है, वो आपसे आपका डाटा पूछ सकती है, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछ सकती है, वो आपके चाचा के बारे में पूछे उसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। एक्यूरेट एंड अप टू डेट, जो डाटा आपके पास है वो अपडेट होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। नॉट कैप्ट लॉन्गर देन नेसेसरी,
ज़रूरत से ज़्यादा जितनी देर लॉ ने कहा है उतनी देर ही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा देर नहीं रख सकते। इंडिविजुअल इंटाइटल टू नो हु हेल्ड डाटा, व्हाट इट्स फॉर एंड एक्सेस एंड करेक्ट इट। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट इंडिविजुअल के पास राइट है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक इंडिविजुअल के पास राइट है कि किसने उसका डाटा रखा हुआ है, कब से रखा हुआ है, और क्या वो डाटा ठीक है, और उसके पास जो कस्टमर है उसके पास एक्सेस होनी चाहिए अपने डाटा की। वो पूछ सकता है आपसे कि भाई मेरा डाटा क्या क्या आपके पास है। अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। अगर आपके पास उसका डाटा का बैकअप होना चाहिए। कल को अगर आपका वो डाटा चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या लॉस हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, किसी वजह से फाइल डिस्टर्ब होगी, तो करप्ट होगी, तो आप क्या करोगे? उस डाटा को, आपका वो डाटा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कस्टमर का डाटा संभाल के रखना है। प्रोसेसिंग ओनली परमिटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट या लीगल। अगर आपके पास, आप डाटा को तभी अपने काम में यूज़ कर सकते हो जब अगले बंदे का कंसेंट हो, अगला बंदा राज़ी हो आपको डाटा यूज़ के लिए, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या आपके पास कोई लीगल एग्रीमेंट हो, ठीक है। सम डाटा एग्जाम्प्ट, कुछ डाटा इन चीज़ों से एग्जाम्प्ट होता है, कैसे पे रोल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कस्टमर एंड सप्लायर। इन सब का डाटा प्रिवेंट किया जाता है, एग्जाम्प्ट होता है इस चीज़ से, ठीक है। एग्जाम्प्ट होता है इस चीज़ से कि आप इस डाटा को ज़ाया नहीं करोगे, ठीक है। तो जी बस यही था आपका चैप्टर नंबर 14।